हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस का लास्ट सीरीज करने वाले हैं, जो कि 2019 का जो दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग उसे डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा था वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंटेंट पर आ जाएंगे और बहुत जल्द हम लोग मैथ की पेडागोजी को भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आज लास्ट करने वाले हैं और इसके पहले आपको एग्जाम के पहले एक मैराथन क्लास मिलेगा, जिसमें कि ईवीएस पेडागोजी के सारे क्वेश्चन होंगे जो कि अभी तक मैंने आपको कराया है। वो एक कंप्लीट वीडियो में मैं आपको ईवीएस का पेडागोजी के क्वेश्चन जो है 150 से 200 क्वेश्चन में है मैराथन क्लास में 1 से 2 क्लास में आपको एग्जाम के पहले भी दूंगी जनवरी में। ठीक है, अभी एक बार आप लोग यहाँ से कवर कर लेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो आपके क्वेश्चन जो है वो अपने आप ही सही होने लगेंगे। अगर किसी ने मेरे इस सीरीज को फॉलो किया होगा और उन्होंने अगर ईवीएस पेडागोजी में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने अगर शुरू से लेकर अभी तक हमारे इस सीरीज को फॉलो किया होगा, तो उनका अपने आप ही ये 2019 का जब क्वेश्चन पेपर वो करने लगेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही डेवलप हो चुकी होगी और वो अपने क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला है कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, तो ये बिल्कुल अपने आप में सही है, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए की बात की जा रही है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो बच्चे जो है वो अगर अपने हाथों से कार्य कर रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव आंसर होगा, ये हमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना था, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसके बाद प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, तो ये भी नहीं होगा। अगला है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हमें ढूंढना था कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का जो विकास करना होता है वो क्या होता है, मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य जो है वो बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना नहीं होता। और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो अपने आप में सही है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हम अपने बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, तो यह इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जो है वो खुद से एक्टिविटीज़ करते हैं, बच्चों को प्रयोग करने पर बल दिया जाता है और बच्चे जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन जो है वो शिक्षक केंद्रित है, तो ये गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव इन प्रकरण में से उप प्रकरण है। ठीक है, तो परिवार और मित्र जो है वो थीम है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। भोजन भी थीम है, जानवर जो है वो सब थीम है। ठीक है, जानवर मैंने आपको थीम में कहीं पर भी नहीं पढ़ाया था, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी एक थीम है। और इन तीनों के अलावा जल हो गया, एक थीम हो गया, यात्रा भी एक थीम है और आवास भी एक थीम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 थीम है, लेकिन जो जानवर है वो एक सब थीम है, जो कि परिवार और मित्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, या फिर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, या फिर पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों पर रेखीय आयोजन करना, या फिर अगला ऑप्शन है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो ये तो पहले ही कट गया
केवल से, और पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक लीनियर लाइन में ही कुछ चीज़ें चलने वाली हैं, तो रेखीय आयोजन भी हमें नहीं करना है। और उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को या फिर सूचना को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सूचनाओं को हम बच्चों को तक नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि हम वहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डाल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन हो सही होगा। यहाँ पे विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए की गतिविधि जो होती है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण होता है? तो क्या है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना, तो ये बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन जहाँ जहाँ है उसको हम रखेंगे, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। बच्चों के समुदाय के सदस्य, तो ये भी सही है। बी भी जहाँ पर है वो भी हम उसे रखेंगे, तो यहाँ पर भी बी नहीं है और यहाँ पर भी बी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, तो ये भी तीनों ही सही है। लेकिन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, तो ये ज्ञान की संरचना में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। और ऑप्शन में यहाँ पर डी ABCD दिया भी नहीं गया है, तो इसलिए हमारा A B और C ही सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जाता है। वृत्तांत, कहानियाँ, तो वृत्तांत भी जोड़ा जाता है और कहानियाँ भी जोड़ी जाती हैं, तो ये भी सही है प्रभावशाली तरीके से सिखाने के लिए। तो ए और बी कहाँ कहाँ पर है? तो ए बी यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे। और उसके बाद शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, तो यहाँ पे आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया था वो बी माना गया था। ठीक है, यहाँ पे आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया था वो सिर्फ ए और बी को माना गया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अरे बी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। वृत्तांत और कहानियों को शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या को जो है वो प्राइमरी लेवल पे नहीं की जाती, यहाँ पर भी व्याख्या की बात कर दी गई है। तो ये दोनों ही प्राइमरी लेवल पे बच्चों को व्याख्या करके नहीं बल्कि प्रयोग के द्वारा ही सिद्ध करा सकते हैं, मतलब चीज़ों को सिखा सकते हैं, जैसे कि बच्चे वहाँ पे रुचि भी लेते हैं और प्रभावशाली अधिगम वो हो पाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का जो उद्देश्य है वो उसमें बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, तो ये एकदम सही है अपने आप में। और बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, तो ये भी सही है। और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तो ये भी सही है। यहाँ पे ए और बी और सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो जानवरों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करता है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का भी विकास करता है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास करता है। तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आज का कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। और उसके बाद समूह में सीखना सहपाठी के द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी कहाँ पे है? यहाँ पे बी नहीं है और यहाँ पर भी बी नहीं है। उसके बाद समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर हम समूह में सीख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ सीख रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया को भी बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो यहाँ पे बी और ए और यहाँ पे बी और सी कहाँ गए? यहाँ पे बस सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। और समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर समूह में सिखाएंगे तो ये पाठ्यक्रम को कभी पूरा ही नहीं होने देगा। ठीक है, अगर हम सारी एक्टिविटीज़ को समूह में सिखाने लग गए तो पाठ्यक्रम कभी पूरा नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है? तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या फिर कक्षा। तो परिवार के सदस्य भी प्रभावशाली होंगे, समुदाय के सदस्य भी होंगे और जो है और समाचार पत्र भी होगा। तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों ही जो है वो सही आंसर बनेगा कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली परिवार के सदस्य, समुदाय के भी सदस्य और समाचार पत्र तीनों ही प्रभावशाली होंगे। लेकिन कक्षा जो है वो यहाँ पे ABCD आंसर दिया गया होता तो यहाँ पर डी भी होता, लेकिन यहाँ पे ABCD साथ में नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ए बी और सी ही रखा गया है। ठीक है, ये कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सीखने में से निम्नलिखित में से
सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो वैश्विक से स्थानिक नहीं, बल्कि स्थानिक से वैश्विक हो सकता था। अमूर्त से मूर्त भी नहीं होता और अज्ञात से ज्ञात भी नहीं होता, बल्कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ होता है। जो चीज़ें हम जानते हैं और जो चीज़ें हम नहीं जानते, तो यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो पोर्टफोलियो साधन है और रेटिंग स्केल भी साधन है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी साधन है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है वो सीखने में रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो भी फॉर्मेटिव में आता है, क्रम निधान मापनी भी फॉर्मेटिव में आता है और एनेक्डोटल भी रिकॉर्ड भी उसी में आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो समेटिव मतलब योगात्मक आकलन में आता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर रहना चाहिए? तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि हमें बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए, बल्कि इस तरीके से देखना चाहिए कि बच्चों ने क्या सोचकर ये आंसर दिया है। तो हमें इस पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए, ना कि सही और गलत के पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। और कक्षा 5 के ईवीएस पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, तो ये भी नहीं होगा। और आकलन के संकेतकों का उपयोग करना, तो ये भी नहीं होगा। और बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन करना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। और जो पहला है जो कि हमारा आंसर यहाँ पे पूछ रहा है वो नेगेटिव पॉइंट है। तो बच्चों के उत्तरों को सही और गलत में आंकना ये सही पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, और अगला है कि कक्षा 5 की शिक्षक की एक क्रियाकलाप कक्षा 5 की एक शिक्षक जो है वो एक क्रियाकलाप का आयोजन करती है शिक्षिका, जिसमें कि वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण अधिगम सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। सिर्फ अवलोकन से तो बात नहीं बनेगी, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो सिर्फ अनुभव से भी बात नहीं बनेगी, जिसमें ज़्यादा पॉइंट समाहित होंगे हम उसी को आंसर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन हो गया और अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। और बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन होगा कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित कर रही है टीचर यहाँ पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और हम लोगों का ईवीएस पेडागोजी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस आज कर लिया है। अब हम लोग बहुत जल्द कंटेंट के फॉर्म में आपको वीडियोस देंगे और उसके भी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के पास पहुँचाऊँगी। और उसके बाद अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपका कोई अगर सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।